हे गाइस, माहौल जबरदस्त शानदार। आई होप रिवीजन आपका मस्त चल रहा है एंड सर यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर स्टडीज। सर माहौल जबरदस्त शानदार शुरू करते हैं हम चैप्टर नंबर 4 का रिवीजन, वैल्यू अंडर जीएसटी। सरकार देखिए ध्यान से, सर सेक्शन नंबर 15 इज रिगार्डिंग वैल्यू। सेक्शन नंबर 15 इज रिगार्डिंग वैल्यू। सर किस वैल्यू पे जीएसटी लगता है? सर सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 बोलता है जिस प्राइस पे ट्रांजैक्शन हो गया, जिस प्राइस पे ट्रांजैक्शन हो गया दैट इज एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू विल बी एक्सेप्टेड फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट इफ बायर एंड सेलर आर नॉट रिलेटेड एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। और अगर बायर से रिलेटेड है या प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन या वैल्यू सही नहीं है तो ऐसे केस में वी विल रेफर द वैल्यूएशन रूल्स। प्लस गवर्नमेंट के पास पावर है, सेक्शन 15 सबसेक्शन 4 बोलता है कि गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो कुछ सप्लाई को नोटिफाई करके बता देंगे कि यहाँ पे वैल्यू ये रहेगा, जो हम पढ़ेंगे रूल्स के अंदर बच्चों। अरे क्लियर, डन, ओके। पर सर सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 बोलता है क्या? ओ भाई, योर एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू शैल इंक्लूड द फॉलोइंग। फर्स्ट क्या है सर? सारे टैक्सेस, ऑल टैक्सेस, लेवीज, सर सेस, सरचार्ज, कोई भी किसी भी लॉ में अगर लग रहा है, जैसे मान लो तंबाकू जैसे खाते होंगे सर टोबैको पे एक्साइज लग रहा है मान लो, या किसी गुड्स पर म्युनिसिपल टैक्स दे रखा आपको, सर सारे टैक्सेस ऐड करो, उसके बाद जो सप्लाई आ रहा है, उसके बाद जो वैल्यू आ रहा है दैट इज द वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी। सर सारे टैक्सेस इंक्लूड करने एक्सेप्ट सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, जीएसटी कंपनसेशन सेस और सर सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूडीजीएसटी एंड जीएसटी कंपनसेशन सेस। मतलब कुल मिला के जीएसटी वाले टैक्सेस हटा दो, बाकी सारे टैक्सेस को वैल्यू में ऐड कर दीजिए। सर सेकंड बोलता है क्या? क्लोज में बी से पहले मैं क्लोज में सी बता रहा हूं बेटा आपको। सरकार अगर कोई एक्सपेंस विच इज रिक्वायर्ड टू बी इंकर्ड बाय द सप्लायर टू सप्लाई द गुड्स और सर्विस और बोथ, और वो एक्सपेंस इंकर किए बिना वो सप्लाई नहीं कर सकता, उसका सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट जो है बेटा वो तभी पूरा होगा जब वो सारे एक्सपेंसेस इंकर करेगा। तो वो एक्सपेंसेस which were required to be incurred by the supplier to supply the goods or service or both will always form part of value supply। जैसे अगर F4 बेस पे डिलीवरी है तो ऐसे केस में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो लगा है आपका, डिलीवरी कॉस्ट जो लगा है वो वैल्यू सप्लाई का पार्ट बनेगा। पर अगर आपने कोई एक्सपेंस जो आपको इंकर करना नहीं था, सर सप्लायर वाज नॉट सपोज्ड टू इंकर द एक्सपेंसेस, पर रेसिपिएंट की रिक्वेस्ट पर अगर सप्लायर ने वो थर्ड पर्सन को पेमेंट किया है एज अ प्योर एजेंट ऑफ द रेसिपिएंट, तो ऐसे केस में दैट अमाउंट विल बी इंडिकेटेड ऑन द इनवॉइस सेपरेटली। एग्जैक्टली जो अमाउंट आपने थर्ड पार्टी को पे किया है वही बिल पे अलग से लिखना क्या है, उसको बोलते हैं क्या? प्योर एजेंट। और सर रूल नंबर 33 ने बोला है क्या? एनी अमाउंट विच इज पेड बाय द सप्लायर, any amount which is paid by the supplier to the third person on behalf of recipient as a pure agent of the recipient, sir will be excluded from the value of supply। कंडीशन क्या क्या बेटा? सर वो एक्सपेंस इंकर करने के लिए मैं रेस्पॉन्सिबल नहीं था, वो जो सप्लाई मैंने ली थर्ड पर्सन से उसके लिए आप रेस्पॉन्सिबल थे, उस सर्विस का बेनिफिट आपको मिला है, उस सर्विस को आपने यूज किया है, मैंने यूज नहीं किया है। जो अमाउंट मैंने उसको पे किया वो एक्जैक्टली बिल में अलग से लिखा और एक्जैक्टली वही अमाउंट लिखा जो उसने मेरे से चार्ज किया है, अलग से कुछ मैंने चार्ज नहीं किया है। क्लियर? 100 रुपए अगर मैंने पे किया तो 100 रुपए का ही रिइंबर्समेंट लिया है बेटा। तो ऐसे केस में दिस विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई। इसको बोलते हैं क्या? एक्सपेंस इंकर्ड एज अ प्योर एजेंट। जैसे एक्स फैक्ट्री बेस पे या एक्स वर्क्स बेस पे कॉन्ट्रैक्ट है और आपने अगर किसी ट्रांसपोर्टर से ट्रांसपोर्ट अरेंज करवा के थर्ड पर्सन को भिजवाया है बेटा, गुड्स कस्टमर को गुड्स भिजवाया है, तो आपने ट्रांसपोर्टर को जो पेमेंट किया है वो एज अ प्योर एजेंट ऑफ द रेसिपिएंट पे किया है। और सर ऐसे केस में अगर वो अमाउंट बिल में अलग से आपने इंडिकेट कर दिया तो वो वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा। क्लियर? ये हमने साथ में रूल नंबर 33 भी बात कर ली सर, प्योर एजेंट वाली बेटा। आइए सर क्लोज में भी बोलता है क्या? सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लोज में भी बोलता है बच्चों क्या? अगर कोई एक्सपेंस विच द सप्लायर वाज सपोज्ड टू इंकर which the supplier was supposed to incur और रेसिपिएंट ने डायरेक्ट थर्ड पर्सन को पे कर दिया, जैसे F4 बेस पे डिलीवरी था और ट्रांसपोर्टर को पे करने की जिम्मेदारी किसकी थी बेटा? सप्लायर की थी, पर रेसिपिएंट ने ही डायरेक्ट ट्रांसपोर्टर को पे कर दिया, तो दैट विल आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू सप्लाई। मतलब अगर कोई एक्सपेंस विच द सप्लायर इज सपोज्ड टू इंकर और उसने इंकर किया और अगर खुद ने बिल में अलग से लिख के रीइंबर्समेंट लिखा तो वो वैल्यू में इंक्लूड होगा ही होगा, और अगर वो अमाउंट डायरेक्ट रेसिपिएंट ने थर्ड पर्सन को पे कर दिया तो वो भी वैल्यू में इंक्लूड होगा, उस पे भी जीएसटी लगेगा बच्चों। क्लियर? डन। फिर आता है क्या? क्लोज नंबर डी बोलता है क्या? अगर आपने ओवर एंड अबव द प्राइस कस्टमर से इंटरेस्ट, डिलेड पेमेंट चार्जेस, लेट पेमेंट फी एटसेट्रा कुछ भी रिकवरी किया है तो दैट विल ऑलवेज फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू सप्लाई। ध्यान रखिएगा बेटा, अगर आपने किसी को लोन दिया और लोन देने पर इंटरेस्ट अर्न किया तो इंटरेस्ट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, पर अगर आपने किसी कस्टमर को जो गुड्स बेचा है या सर्विसेज बेची है उससे पेमेंट अगर लेट आया, उससे आपने इंटरेस्ट चार्ज किया है, डिलेड पेमेंट चार्जेस चार्ज किए, लेट पेमेंट फी चार्ज किया, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा। अच्छा, यहाँ गलती बच्चों से क्या होती है कि जो इंटरेस्ट का अमाउंट रिसीव रहा, मान लो 10,000 रुपीज इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो 10,000 को इंक्लूसिव जीएसटी मानने का बेटा ध्यान रखना। पर हाँ, अगर क्वेश्चन ने इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि सर ऑल दीज फिगर्स आर विदाउट जीएसटी, एक्सक्लूडिंग जीएसटी, इसके अलावा जीएसटी और है, तो बात अलग होगी। अदरवाइज वो 10,000 जो अगर ये फिगर लिखा है कि 10,000 इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो उस 10,000 को इंक्लूसिव जीएसटी मानते हुए कैलकुलेशन करेगा। ये गलती होती है बच्चों से, ध्यान रखिए बेटा। आइए नेक्स्ट क्या? सब्सिडी। सर सब्सिडी विच इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द प्राइस, सब्सिडी विच इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द प्राइस सर विल ऑलवेज फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू सप्लाई। पर सर ध्यान देना, अगर सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने दी है तो दैट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू सप्लाई। इसलिए सर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है तो वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा। अदर देन दैट
किसी एनजीओ ने, होल्डिंग कंपनी ने, किसने भी सब्सिडी दी है तो सर इफ इट इज लिंक टू द प्राइस इट विल ऑलवेज फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू सप्लाई। सर ध्यान देना बेटा, कई बार क्वेश्चन में क्या आता है, मान लो वैल्यू सप्लाई दे रखा है, लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स दे रखी है या प्राइस ऑफ द गुड्स दे रखी है सर 5 लाख रुपए, और नीचे सब्सिडी दे रखा है, सब्सिडी फ्रॉम एनजीओ रिसीव्ड 1 लाख रुपए मान लो, एंड लिख दिया क्या, दैट प्राइस इज आफ्टर कंसिडरिंग सब्सिडी, मतलब ओरिजिनल प्राइस था 6 लाख रुपए का, आफ्टर कंसिडरिंग सब्सिडी प्राइस कितना हो गया 5 लाख रुपए का, और आपको सब्सिडी मिला है 1 लाख का, तो 1 लाख एनजीओ ने दिया है, विल फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू सप्लाई। पर अगर यही मतलब 6 लाख रुपए वैल्यू होता है इस केस में, पर अगर यही सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने आपको सब्सिडी दिया होता तो ऐसे केस में 5 लाख इज द वैल्यू सप्लाई बेटा। क्लियर माहौल? सरकार सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 बोलता है कि वैल्यू में से क्या एक्सक्लूड करना है। सर 2 आइटम है, फर्स्ट डिस्काउंट, सेकंड भी डिस्काउंट। फर्स्ट क्या है सर, एट द टाइम ऑफ सप्लाई इटसेल्फ, अगर आपने ऑन द इनवॉइस, सर एट द टाइम ऑफ सप्लाई इटसेल्फ, सर आपने इनवॉइस पे ही डिस्काउंट लेस करके नेट वैल्यू चार्ज किया कस्टमर से, तो ऐसे केस में इफ डिस्काउंट इज गिवन एट द टाइम ऑफ सप्लाई इटसेल्फ व्हिच इज रिकॉर्डेड ऑन द इनवॉइस, तो ऐसे केस में नेट वैल्यू पे ही जीएसटी लगेगा, जीएसटी डिस्काउंट को वैल्यू में से एक्सक्लूड करने का है। सेकंड, अगर पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट दिया आपने, मतलब सर आपने सप्लाई तो एक बार कर दिया, कस्टमर से 1 लाख रुपए मान लो प्राइस है वो पूरा ले लिया, और बाद में आपने डिस्काउंट दिया, तो ऐसे केस में बाद में भी डिस्काउंट एक्सक्लूड हो जाएगा, मतलब क्रेडिट नोट इश्यू कर दोगे आप, और वो क्रेडिट नोट जितने का इश्यू किया उस पे जो जीएसटी का अमाउंट बनता है वो आपकी लायबिलिटी से कम हो जाएगा। पर कंडीशन क्या है, रेसिपिएंट ने उतना आईटीसी प्रोपोर्शनल आईटीसी रिवर्स किया होना चाहिए। सेकंड थिंग सर, सप्लायर ने जो क्रेडिट नोट इश्यू किया उसमें सर मल्टीपल इनवॉइसेस के लिए सिंगल क्रेडिट नोट कैन बी इशूड, पर वो सारे इनवॉइस नंबर उस क्रेडिट नोट में मेंशन होने चाहिए, मतलब इट शुड बी लिंक्ड विद द इनवॉइसेस। सेकंड, थर्ड बात सर, एट द टाइम ऑफ सप्लाई इटसेल्फ ये पता होना चाहिए, जब मैं ओरिजिनल सप्लाई कर रहा था तब ये पता होना चाहिए कि ऐसा होने पे डिस्काउंट मिलेगा, मतलब डिस्काउंट मस्ट बी नोन एट द टाइम ऑफ रिमूवल बेटा, मतलब जब आप सप्लाई करो तो पता होना चाहिए कि ऐसा कंडीशन होने पर डिस्काउंट मिलेगा। क्लियर? समझे मेरी बात? तो सर ऐसे केस में अगर ये तीनों कंडीशन पूरी है, फर्स्ट इट शुड बी नोन एट द टाइम ऑफ रिमूवल, सेकंड थिंग सर एट द टाइम ऑफ सप्लाई आपको पता होना चाहिए डिस्काउंट कितना है, सेकंड सर इट शुड बी क्रेडिट नोट शुड बी लिंक्ड विद द इनवॉइसेस, थर्ड जितना आपने लायबिलिटी कम किया उतना प्रोपोर्शनेट आईटीसी रेसिपी ने रिवर्स किया होना चाहिए बच्चों। क्लियर? डन। अच्छा ध्यान देना बेटा, कभी मान लो दे रखा सेकेंडरी डिस्काउंट या एट द टाइम ऑफ पेमेंट कस्टमर ने पेमेंट जल्दी कर दिया और हमने उसको कैश डिस्काउंट दे दिया, पर ऐसा एट द टाइम ऑफ सप्लाई ये नहीं पता था कि ऐसा होने पर डिस्काउंट हम देंगे, तो ऐसे केस में वो वैल्यू से एक्सक्लूड नहीं होगा, वहां फाइनेंशियल क्रेडिट नोट इश्यू होगा, जीएसटी वाला क्रेडिट नोट इश्यू नहीं होता। क्लियर? डन। अच्छा, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फ्रॉम द वैल्यू सप्लाई, सर एक एक पॉइंट जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है बेटा, सर क्या क्या इंक्लूड करना है, क्या क्या एक्सक्लूड करना है। अगर कोई खर्चा जो सप्लायर वो सपोज टू इंकर टू सप्लाई द गुड्स सर्विस बोथ, वो हमेशा वैल्यू का पार्ट बनेगा। देख लीजिए सर, कंसल्टेंसी चार्जेस इन रिलेशन टू इंस्टॉलेशन, सर उसके इंकर के बिना आप मशीन बेच नहीं पाओगे, सप्लाई में इंक्लूड होगा, वैल्यू में इंक्लूड होगा। ये सारे एक्सपेंस वो है जो आपने बिल में अलग से लिख के दिए कस्टमर को, या क्वेश्चन जो है उसने अलग से एक्सपेंसेस दिए, तो ये सब भी वैल्यू का पार्ट बनेगा, वैल्यू में इंक्लूड करने का है। डिजाइनिंग, ड्राइंग, इंजीनियरिंग चार्जेस, टेस्टिंग चार्जेस, फ्रेट फ्रॉम सेलर प्रेमाइसेस टू बायर प्रेमाइसेस, अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं दे रखा तो समझना एफओआर बेस्ड डिलीवरी है वो वैल्यू का पार्ट बनेगा, सारे इंक्लूड करने हैं। इंश्योरेंस चार्जेस, इंटरेस्ट पेनल्टी चार्ज बाय सेलर फॉर डिलेड पेमेंट, यस वैल्यू का पार्ट बनेगा। सर इंटरेस्ट पेनल्टी चार्ज बाय सेलर फॉर डिलेड पेमेंट बट वेव्ड लेटर ऑन, ध्यान देना बेटा, अगर इंटरेस्ट लेट पेमेंट फी आपको रिसीव होता है तो ही वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनता है, नहीं रिसीव हो तो वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई भी क्या पता जब वो पैसा रिसीव होता है। याद है इंटरेस्ट के केस में सर टाइम ऑफ सप्लाई में हमने पढ़ा था सेक्शन में 12 और 13 में बेटा। सबसेक्शन 6, इंस्पेक्शन चार्जेस, लोडिंग वेइंग चार्जेस, प्राइमरी पैकिंग हो, सेकेंडरी पैकिंग हो, स्पेशल पैकिंग हो, वेरी वेरी स्पेशल पैकिंग हो, प्रोडक्टिव पैकिंग चार्जेस, सब कुछ इंक्लूड होगा। सब्सिडी डायरेक्टली इन रिलेशन टू प्राइस, बट सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट तो वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा, पर अगर एनी अदर पर्सन सब्सिडी देता है वैल्यू का पार्ट बनता है। टैक्सेस वगैरह सारे एक्सेप्ट जीएसटी वाले टैक्सेस हमेशा वैल्यू का पार्ट बनता है बेटा। डिस्काउंट हमेशा लेस हो जाएगा बच्चों, हाँ है ना, विच इज सप्लाइड विच इज गिवन एट द टाइम ऑफ सप्लाई इटसेल्फ। क्लियर? डन। सरकार ये कुछ एग्जांपल थे बच्चों। आइए अब सरकार हम बात करते हैं किसके रिगार्डिंग, वैल्यूएशन रूल्स के रिगार्डिंग। रूल नंबर 27 बोलता है क्या, व्हेनेवर एंटायर कंसिडरेशन इज नॉट इन मनी, मतलब पूरा कंसिडरेशन मनी में नहीं है। क्लियर? तो ऐसे केस में फर्स्ट बोलता है क्या, ओपन मार्केट वैल्यू, जैसे आपने पुराना मोबाइल फोन दिया, नया मोबाइल फोन परचेज किया, जैसे होता है ना सर, मैं मान लो नया मोबाइल फोन परचेज करने गया, 50,000 इज द वैल्यू, पुराना फोन एक्सचेंज में दोगे तो ओनली 45,000 ही लगेगा, तो सर एक तरह से इस तरह की प्राइस में एंटायर 45,000 इज नॉट द सोल कंसिडरेशन बेटा, जो सप्लायर उसने 45,000 प्लस पर प्लस पुराना मोबाइल भी लिया ना बेटा आपसे, तो ऐसे केस में व्हेन एंटायर कंसिडरेशन इज नॉट इन मनी, तो ऐसे केस में ओपन मार्केट वैल्यू लिया जाएगा। अगर वो एक्सचेंज में नहीं लेता तो कितने में लेता बेटा, 50,000 इज द वैल्यू। क्लियर? सेकंड, अगर किसी गुड्स की ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो ऐसे केस में सर जो मनी कंसिडरेशन दिया है प्लस आपने जो काइंड में कंसिडरेशन दिया उसका ओपन मार्केट वैल्यू, मतलब उसकी फेयर वैल्यू कितनी होगी बेटा, प्लस सर थर्ड अगर इससे भी वैल्यू नहीं है तो ऐसे केस में सर गुड्स ऑफ लाइक काइंड लाइक क्वालिटी की जो वैल्यू होगी वो लिया जाएगा, और उससे भी वैल्यू नहीं है तो रूल नंबर 30 और 31 शेल बी फॉलोड इन अ सीक्वेंस। क्लियर? ये सारी सीक्वेंस है बच्चा। क्लियर? अच्छा, रूल नंबर 30 और 31 इन अ सीक्वेंस, मतलब रूल नंबर 30 बोलता है क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 10%, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 10%, और अगर ट्रेडिंग करते हो तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्लस 10%, और अगर आप सर्विस सप्लायर हो तो कॉस्ट इंकर्ड इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज प्लस 10% शेल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। रूल नंबर 31 बोलता है क्या, अगर
सर रूल नंबर 30 से भी आंसर नहीं आता, बेस्ट जजमेंट मेथड रेसिडुअल मेथड बोलता है रूल नंबर 31 कि सर ऐसे केस में अपना बेस्ट जजमेंट यूज करके वैल्यू निकाला जाएगा। पर सर यहाँ पे ध्यान बेटा, दैट बेस्ट जजमेंट शुड बी कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ सेक्शन 15 एंड अबव वैल्यूएशन रूल्स प्लस प्लस प्लस। यहाँ पे एक बात और कह दी गया, सर्विसेज के केस में आप चाहे तो रूल नंबर 30 फॉलो न करें, डायरेक्ट 31 पे आ सकते हो। आप चाहे तो कॉस्ट इंक्लूडिंग प्रोवाइडिंग सर्विसेज आप नहीं निकाले, डायरेक्टली क्या आ सकते हो 31 पे बेस्ट जजमेंट पे आ सकते हो बच्चों। आइए रूल नंबर 27, साथ में हमने 30 31 भी पढ़ लिया। 28 बोलता है क्या, अगर आपने कोई गुड्स या सर्विस और बोथ अपने रिलेटेड पर्सन को या डिस्टिंक्ट पर्सन को सप्लाई किया है इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, वो सप्लाई होता है बेटा, और एक्चुअल वैल्यू को हम एक्सेप्ट भी नहीं करते और विदाउट कंसिडरेशन तो भी सप्लाई होता है सर। तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, या ध्यान रखना, ये रूल नंबर 28 लगेगा, रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन पर अदर देन एजेंट। एजेंट के लिए रूल नंबर 28 29 दे रखा बेटा, भले सोल सेलिंग एजेंट हो, वो रिलेटेड पर्सन है, पर वहां पर रूल नंबर 29 लगेगा बेटा। ओके सरकार, ऐसे केस में वैल्यू क्या होगा सर, जो हमने 27 पढ़ा मोटा मोटी वही पॉइंट है, बस एक पॉइंट वहां पे नहीं है सर। फर्स्ट ओपन मार्केट वैल्यू क्या है साहब, ओपन मार्केट वैल्यू अगर रिलेटेड पर्सन को नहीं देता, किसी और को देता, कितने में देता बेटा, क्लियर। ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो गुड्स ऑफ लाइक एंड लाइक क्वालिटी की वैल्यू क्या है वो लेंगे, और वो भी नहीं है तो रूल नंबर 30 और 31 इन सीक्वेंस फॉलो किया जाएगा बेटा। हाँ है ना भाई, और हाँ आप चाहे तो ये तीनों फॉलो ना करें, डायरेक्ट एक ऑप्शन दे रखा है कि रेसिपेंट जो आपका डिस्टिंक्ट पर्सन है या आपका रिलेटेड पर्सन है, वो अगर सेम गुड्स को आगे सेम कंडीशन बेचता है तो गुड्स ऑफ लाइक काइंड और लाइक क्वालिटी वो आगे कितने में बेचता है उसका 90% आप ले लेना, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्लियर, डन। और हाँ एक शानदार प्रोविजन ऐड किया, बोला क्या, ये सारी बातें आएगी नहीं, ये सारी बातें आएगी नहीं अगर रेसिपेंट जो आपका डिस्टिंक्ट पर्सन है या रिलेटेड पर्सन है उसको अगर फुल आईटीसी मिलता है, जो बिल पे आप वैल्यू लिखोगे उस पर जो जीएसटी लगाओगे उसका पूरा आईटीसी अगर उसको मिलता है तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ एनी डिस्प्यूट, और जो आपने बिल पे वैल्यू लिखा है उसी को क्या मान लेंगे, ओपन मार्केट वैल्यू मान लेंगे, बात खत्म बच्चों। ये था रूल नंबर 28। ध्यान देना बेटा, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो बनते हैं 14 मार्क के, उसमें ये पॉइंट कई बार आ जाता है, सर मैंने कोई गुड्स अपने डिस्टिंक्ट पर्सन को ब्रांच ट्रांसफर किया बेटा, अपनी दूसरी ब्रांच को ट्रांसफर किया, और दूसरी ब्रांच क्या कर रहा है, एज अ फ्री सैंपल आगे गुड्स कस्टमर को दे रहा है बेटा। अब वो फ्री सैंपल की तरफ बांट रहा है, मतलब उसको आईटीसी नहीं मिलने वाला, आईटीसी नहीं मिलने वाला मतलब वहां पे आपको ये रूल फॉलो करके वैल्यू निकालनी पड़ेगी बेटा। क्लियर, पर अगर ये लिखा होता क्या, नहीं वो भी आगे सेम कंडीशन में आगे गुड्स बेच रहा है तो सर ऐसा मतलब वो ट्रेडिंग कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा मतलब सर वो जब गुड्स बेचेगा तब जीएसटी लगाएगा, जीएसटी लगाएगा उसको आईटीसी मिलेगा। क्लियर, और अगर उसको अगर फुल आईटीसी मिलता है तो जो आपने बिल पे वैल्यू लिखी वही ओपन मार्केट वैल्यू हो जाएगा, आपको वही वैल्यू लेना है, बात खत्म बच्चा। आइए रूल नंबर 29, अगर सर आपने कोई गुड्स सप्लाई किया है किसको, एजेंट को, और या फिर एजेंट ने आपको सप्लाई किया प्रिंसिपल को, तो ऐसे केस में अगर वो सप्लाई किसको मारा तो वैल्यू क्या होगा बेटा, तो सर ओपन मार्केट वैल्यू या फिर चॉइस है एजेंट क्या पे, सर गुड्स ऑफ लाइक काइंड और लाइक क्वालिटी की वैल्यू क्या थी, एजेंट मतलब सर प्रिंसिपल टू एजेंट क्या गुड्स आ रहा था, और अगर एजेंट से प्रिंसिपल क्या आ रहा है तो प्रिंसिपल के यहाँ पे, मतलब कुल मिला के सर ओपन मार्केट वैल्यू या फिर रेसिपेंट के यहाँ पे, अगर वो सेम कंडीशन में आगे गुड्स बेचता है तो रेसिपेंट के यहाँ पे उन गुड्स ऑफ लाइक काइंड और लाइक क्वालिटी का वैल्यू कितना था उसका 90% लेना बेटा। क्लियर, दोनों में जो फायदेमंद वो लेना, कोई दिक्कत नहीं है, और उससे वैल्यू नहीं आए चॉइस है बेटा पे, ओपन मार्केट वैल्यू हमारे यहाँ की या फिर रेसिपेंट के यहाँ की 90%, उसकी जो वैल्यू है गुड्स ऑफ लाइक एंड लाइक क्वालिटी की उसकी 90% वैल्यू हम ले लेंगे। क्लियर, दोनों में से जो कम आए वो फायदेमंद आप लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों से वैल्यू नहीं आए तो ऐसे केस में रूल नंबर 30 और 31 शैल बी फॉलोड इन अ सीक्वेंस। क्लियर, डन। ये था रूल नंबर 29, फिर हमने 30 की बात ऑलरेडी कर ली, 31 की बात ऑलरेडी कर ली, 31A आपके रोज काम आता होगा बेटा, बैटिंग गैम्बलिंग लॉटरी बेटा, हाँ है ना भाई। तो सर बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बैटिंग गैम्बलिंग हॉर्स रेसिंग के केस में क्या होता है, जो आपने बैट वैल्यू लगाया, शर्त जितने की लगाई, जुआ जितने के खिलाफ आपने 1 लाख का बैट वैल्यू है तो 1 लाख इज द वैल्यू सप्लाई बेटा, दैट इज नॉट इंक्लूसिव जीएसटी, उस पर 20% टैक्स अलग से और लगेगा। सेकंड थिंग, अगर लॉटरी टिकट परचेज किया तो लॉटरी टिकट का जो फेस वैल्यू होता है वो फेस वैल्यू डिवाइड बाय 128 into 100, ये जो वैल्यू है वो, या फिर स्टेट गवर्नमेंट जिसने लॉटरी ऑर्गेनाइज करी है उसने अपने ऑफिशियल गजट में कितना प्राइस डिक्लेयर किया है वो प्राइस डिवाइड बाय 128 into 100। क्लियर, ये जो वैल्यू आएगा विच एवर इज हायर वो वैल्यू होगा किसके लिए, सर लॉटरी टिकट के केस में बेटा। क्लियर, डन। बैटिंग गैम्बलिंग में तो सर इसको इंक्लूसिव जीएसटी नहीं मानते, जो बैट वैल्यू लगाए उसी को वैल्यू सप्लाई मानते हैं, उस पर पूरा 28% टैक्स लगेगा बच्चा। सर रूल नंबर 32, आइए रूल नंबर 32 में कुछ मल्टीपल सप्लाईज दे रखी, जहाँ पे बोला है क्या, इन फॉलोइंग केस, सब रूल नंबर 1 में बोला है क्या, इन फॉलोइंग केस में एट द ऑप्शन ऑफ द सप्लायर वैल्यू कैन बी डिटरमाइंड एज अंडर बेटा। ओके सर रूल नंबर 32 सब रूल नंबर 2 सबसे पहले बोलता है क्या, सर फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर, ऑथराइज मनी चेंजर्स या ऑथराइज बैंक, ये फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर जो होते हैं बेटा इनके लिए बोल दिया क्या, सर इसमें भी 2 ऑप्शन है बेटा, रूल नंबर 32 सब रूल नंबर 2 में ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 मतलब क्लोज नंबर ए बोलता है क्या, अच्छा एक बात ध्यान रखना बेटा, ऑप्शन ए अगर आपने लिया कोई दिक्कत नहीं बेटा, ऑप्शन बी अगर आपने लिया है तो मिड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे, मतलब अगर आपने ऑप्शन 2 लिया है तो इसको बीच में आप चेंज नहीं कर पाओगे, चेंज ऑफ फाइनेंशियल में आप चेंज कर पाओगे, हाँ इसलिए आप पहले से प्लानिंग कर लेना आपको ऑप्शन 2 लेना है कि नहीं लेना है बेटा। अच्छा अब ऑप्शन 1 क्या कहता है बेटा, पहली बात ये करते हैं, ऑप्शन 1 कहता है क्या, सर जो आपने कस्टमर से फॉरेन करेंसी कन्वर्ट करने के लिए रेट चार्ज किया उसको आरबीआई रेफरेंस रेट से कंपेयर कर लेना, जो डिफरेंस होगा वो आपका कमीशन हो जाएगा, उस पर लग जाएगा क्या, जीएसटी। सर अगर किसी करेंसी का आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है तो सर ऐसे केस में जो ग्रॉस अमाउंट एक्सचेंज इन इंडियन रुपी है
सर उसका 1% शैल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। और अगर दोनों करेंसी में कोई भी करेंसी इंडियन रुपी नहीं है, मतलब सर डॉलर दिया पाउंड लिया, तो ऐसे केस में दोनों करेंसी का आर यूज करके आईएनआर में कन्वर्ट करेंगे, दोनों में जो कम अमाउंट आएगा उसका 1% शैल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये रूल नंबर 32 सब रूल नंबर 2 क्लोज नंबर ए खत्म होता है। अब ऑप्शन नंबर 1 क्लियर। क्लोज नंबर बी बोलता है क्या, सर आप चाहो तो ये ऑप्शन ले सकते हो, ये ऑप्शन लिया तो मिड ऑफ द फाइनेंशियल में आप इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट बोलता है, इसमें क्या बोलता है, स्लैब दिया हुआ बेटा पर ट्रांजेक्शन देखना, अगर ग्रॉस अमाउंट एक्सचेंज इन आईएनआर इज अप टू ₹1 लाख, तो सर 1% of the gross amount exchange in INR is the value of supply subject to minimum ₹250 बेटा। और अगर 1 लाख से ऊपर आपका पर ट्रांजेक्शन जो ग्रॉस अमाउंट एक्सचेंज इन आईएनआर 1 लाख से ऊपर का है, तो ऐसे केस में फर्स्ट 1 लाख पे तो 1% के हिसाब से 1000 हो गई होगा, उससे ऊपर जितना भी है उसका हाफ मतलब 0.5% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट एक्सचेंज बेटा। क्लियर। पर वो भी 10 लाख तक बेटा, 10 लाख से ऊपर अगर आपका जा रहा है तो 10 लाख तक तो फर्स्ट 1 लाख पे तो 1000 हो ही गया बेटा। नेक्स्ट 9 लाख पर 0.5 के हिसाब से 4500 मतलब टोटल मिला के 5500 तो हो ही गया बेटा आपका फर्स्ट 10 लाख पर। 10 लाख से ऊपर जितना भी गया उसका 0.1% 0.1% मतलब बचा है ना। फर्स्ट था क्या 1%, फिर 0.5%, फिर 0.1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट एक्सचेंज इन आईएनआर पर सब्जेक्ट मैक्सिमम रुपीज 60,000 ईच ट्रांजेक्शन बच्चों। ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वैल्यू सप्लाई हो जाएगा, उस पर लग जाएगा जीएसटी बेटा। भारत माता की जय। क्लियर डन। आइए रूल नंबर 32 सब रूल नंबर 3 बोलता है क्या, सर इन केस ऑफ एयर ट्रैवल एजेंट, इन केस ऑफ एयर ट्रैवल एजेंट सर डोमेस्टिक फ्लाइट बुक कराई है, तो सर डोमेस्टिक फ्लाइट का टिकट अगर अपने एजेंट के थ्रू बुक करा तो एजेंट के लिए जो बेसिक एयर फेयर उसका 5% द वैल्यू ऑफ सप्लाई, और इंटरनेशनल फ्लाइट के केस में 10% ऑफ द बेसिक एयर फेयर इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई बेटा। हाँ है ना भाई। क्लियर डन। बेसिक एयर फेयर का 10%, इंटरनेशनल फ्लाइट के केस में, डोमेस्टिक फ्लाइट के केस में 5%। और हाँ अगर उसका एक्चुअल कमीशन कम है तो वो चाहे तो एक्चुअल कमीशन फॉलो करे, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि रूल नंबर 32 में जितनी भी हम पॉइंट पढ़ रहे हैं सब ऑप्शनल स्कीम बेटा। ये आइए सर रूल नंबर 32 सब रूल नंबर 4 बोलता है क्या, इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस के केस में अगर पूरी पॉलिसी प्योरली रिस्क कवर की है, प्योरली लाइफ इंश्योरेंस, तो पूरा एंटायर अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई। पर अगर पॉलिसी इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट स्कीम है, पॉलिसी क्या है इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस स्कीम अगर है जिसके अंदर इंश्योरेंस का अमाउंट भी और इन्वेस्टमेंट का अमाउंट भी, तो ऐसे केस में सर फर्स्ट ईयर में 25% of the gross amount of premium is the value of supply, second and subsequent year में उसका हाफ मतलब 12.5% of the gross amount of premium is the value of supply। और अगर सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है, क्या मालिक सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है, वन टाइम प्रीमियम तो बात खत्म बेटा, तो ऐसे केस में ग्रॉस अमाउंट ऑफ प्रीमियम का 10% शैल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई, बात खत्म बच्चों। हाँ है ना भाई डन। सरकार आइए रूल नंबर 32 सब रूल नंबर 5 बहुत ही अच्छा रूल है, शानदार रूल है बेटा। इसमें जो मैंने आपको फुल कोर्स बेस में फास्ट ट्रैक बेस में पढ़ाया बेटा, सर इसका एग्जांपल जरूर देखिएगा बेटा, इसका इलस्ट्रेशन जो मैंने मेन बुक में भी दे रखा है, इसका क्वेश्चन मैंने आपको क्वेश्चन में भी दे रखा है, जरूर देखिएगा, बहुत ही शानदार पॉइंट है ये रूल नंबर 32 सब रूल नंबर 5। और मैंने आपको कौन सा बता रखा है कि सर रूल नंबर 32 सब रूल नंबर 5 सेकंड हैंड गुड्स के डीलर जो होते हैं बेटा, ये किन के लिए फायदेमंद है, ये उन्हीं के लिए फायदेमंद है जो अनरजिस्टर्ड से परचेज करते हैं और अनरजिस्टर्ड को बेचते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में उन्हीं के लिए फायदेमंद है, अदरवाइज फायदेमंद ज्यादा नहीं रहेगा बेटा। ओके रूल नंबर 32 सब रूल नंबर 5 बोलता है क्या, इन केस इफ यू आर डीलिंग इन द सेकंड हैंड गुड्स, आप सेकंड हैंड गुड्स खरीदते हो और विदाउट एनी प्रोसेस या सम माइनर प्रोसेस की वजह से कोई गुड्स चेंज नहीं हो रहा है और गुड्स को वापस बेच देते हो, तो ऐसे केस में आप चाहे तो मार्जिनल स्कीम फॉलो कर सकते हो। मार्जिनल स्कीम बोलता है क्या, सर गुड्स का जो परचेज प्राइस था उसको गुड्स की सेल प्राइस में से लेस करिए, सर सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस लेस करिए, जो डिफरेंस अमाउंट आएगा, जो मार्जिन आएगा, केवल उस पर टैक्स पे करना है। पर हाँ कंडीशन क्या है, उस गुड्स के परचेज में जो जीएसटी पे किया उसका कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। पर हाँ अदर इनपुट्स सारे इनपुट सर्विस सारे कैपिटल गुड्स इन सबका आपको आईटीसी मिलेगा, वहां कोई दिक्कत नहीं, केवल उस गुड्स के परचेज पे जो जीएसटी पे किया उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। और कभी भी आपने गुड्स लॉस पे बेची तो वैल्यू शैल बी डीम्ड टू बी निल। सर सेकंड बात, अगर मैं मान लो एक मैं लोन फाइनेंस कंपनी बेटा मैं फाइनेंस करता हूं और ऐसे केस में किसी ने गुड्स फाइनेंस पे लिया था, उसने डिफॉल्ट किया बेटा और मैं गुड्स उठा लेता हूं बेटा, रीपर्चेज कर लिया मैंने और उसके बाद बेचता हूं, तो ऐसे केस में जो बेचूंगा वो तो सेल प्राइस है, परचेज प्राइस क्या मेरी, तो परचेज प्राइस के लिए बोल दिया क्या, जो ओरिजिनल परचेज प्राइस था माइनस 5% पर क्वार्टर या पार्ट ऑफ द क्वार्टर बेटा। अच्छा क्वार्टर का मतलब पूरे जीएसटी में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून अकॉर्डिंगली बेटा। क्लियर सर 5% पर क्वार्टर या पार्ट ऑफ द क्वार्टर लेस करेगा ओरिजिनल परचेज प्राइस में से, जो अमाउंट आएगा वो आपका क्या आ जाएगा परचेज प्राइस, इसको सेल प्राइस से कंपेयर करना, डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस, जो अमाउंट आएगा वो आपका मार्जिन आ जाएगा, उस पर जीएसटी पे कर दीजिए बेटा। सर अच्छा एक बात ध्यान रखना बेटा, अब ये क्वार्टर जो काउंट करना कब से करना है, डेट ऑफ इनवॉइस, परचेज इनवॉइस से लेकर आपने रीपर्चेज कब किया उससे कंसर्न नहीं है, जब गुड्स को आप बेचोगे वहां तक एक क्वार्टर काउंट होंगे। और सर ये 5% पर क्वार्टर लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो आपकी परचेज प्राइस आ जाएगी, सेल प्राइस से कंपेयर करना। सर प्रॉफिट में बेचा तो जो प्रॉफिट आपका है वो वैल्यू सप्लाई हो जाएगा, लॉस में बेचा तो वैसे भी वैल्यू क्या होती है डिम टू बी निल बेटा। सर रूल नंबर 32 सब रूल नंबर 6 बोलता है, अगर कोई भी गुड्स सर्विस आपने वाउचर या कूपन या टोकन के थ्रू सप्लाई किया है, तो सर मान लो आपने वाउचर जो था वो 100 रुपए में परचेज किया, पर उसके अगेंस्ट जो गुड्स रिडीमेबल है सर्विस रिडीमेबल है वो 1000 की है, 1000 रुपए की है, तो 1000 इज द वैल्यू सप्लाई बेटा, मतलब वाउचर के केस में 1000 पे जीएसटी लगेगा बच्चों। क्लियर लास्ट रूल नंबर 32 सब नंबर 6 सब नंबर 7 अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ है,
सर इसने 32(7) ने बोला है क्या गवर्नमेंट पास पावर की बजाय तो कुछ सर्विसेज को नोटिफाई करके बोल सकती है क्या अगर इन सर्विसेज को डिस्टिंक्ट पर्सन ने आपस में सप्लाई किया अपने ही पेन नंबर वाले डिस्टिंक्ट पर्सन को तो ऐसे केस में वैल्यू शैल बी डीम्ड टू बी निल पर 8% कोई भी सर्विस नोटिफाइड नहीं है। सर आइए रूल नंबर 32A केरला फ्लड सेस के लिए बोला है, वैसे आप चाहे तो इस रूल को काट दीजिए, अपने सिलेबस में नहीं आता बेटा, पर जस्ट नॉलेज के लिए। सर केरला फ्लड सेस किस पे लगेगा, जिस वैल्यू पे जीएसटी लगता है उसी वैल्यू पे केरला फ्लड सेस लगेगा, और कोई खास बात नहीं, बस ये बोल दिया क्या सारे टैक्सेस वैल्यू का पार्ट बनता है एक्सेप्ट जीएसटी वाले टैक्सेस, तो एक्सेप्ट केरला फ्लड सेस, मतलब केरला फ्लड सेस को भी वैल्यू में इंक्लूड नहीं करेंगे, मतलब कुल मिला के जिस वैल्यू पे जीएसटी लगता है उसी वैल्यू पे केरला फ्लड सेस लगेगा। ये रूल नंबर 32A ने लिखा था पर काम का अभी आपके लिए नहीं है, सिलेबस में नहीं आता बेटा। रूल नंबर 33 बोलता है क्या इन केस ऑफ प्योर एजेंट, मैं प्योर एजेंट की बात आपसे ऑलरेडी कर चुका हूं बेटा। आइए बच्चों, सर ये मैंने आपको वो एनालिटिकल एग्जांपल दे रखा है प्योर एजेंट वाला, जो मैंने आपको लेक्चर के अंदर समझाया था कि मैं अगर एक सीएचए हूं तो ऐसे केस में सर अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट जो किया है वो कहां तक का किया है, सर कस्टम पोर्ट तक का किया है, तो कस्टम पोर्ट तक के खर्चे मेरी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा, और अगर खर्चे मैंने आपके गोडाउन तक लाने तक का मैंने कॉन्ट्रैक्ट आपसे लिया है तो सर ऐसे केस में वहां तक का खर्चा मेरी वैल्यू का पार्ट बनेगा, और सर अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट केवल पोर्ट तक का है तो पोर्ट तक के खर्चे मेरी वैल्यू का पार्ट बनेगा, उसके बाद अगर मैंने एक्सपेंस किया आपकी बिहाफ पे तो वो मेरे प्योर एजेंट के एक्सपेंसेस बचो, है ना भाई, याद है आपको एग्जांपल में सर राज ट्रांसपोर्टर वाला। आइए सर अच्छा एक सर्कुलर था रिगार्डिंग पैसेंजर सर्विस फीस एंड यूजर डेवलपमेंट फी। सर पैसेंजर सर्विस फी एंड यूजर डेवलपमेंट फी आर चार्ज बाय द एयरपोर्ट अथॉरिटी, क्योंकि वो एयरपोर्ट में इतनी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं अपने पैसेंजर्स के लिए बेटा, पर सर वो अमाउंट होता है बहुत कम, अब बहुत कम अमाउंट अब एयरपोर्ट वाले कहां से कलेक्ट करेंगे, तो उन्होंने एयरलाइंस को ही ऑथराइज कर लिया कि आप हमारे ये जो चार्जेस हम जो पैसेंजर से लेंगे ये आपके टिकट के थ्रू ही आप पैसेंजर से कलेक्ट कर लेना साहब, हम अलग से कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो एक तरह से पैसेंजर्स आर टेकिंग सर्विसेज फ्रॉम एयरपोर्ट अथॉरिटीज, और उसके लिए सर हमने एयरपोर्ट अथॉरिटी को ऑथराइज किया कि तुम डायरेक्ट एयरपोर्ट अथॉरिटीज को, हमने एयरलाइंस को ऑथराइज किया कि डायरेक्ट एयरपोर्ट अथॉरिटी को हमारे बिहाफ पे आप पेमेंट कर देना, हमसे आप रीइंबर्समेंट ले लेना एक तरह से, क्लियर। तो सर यहाँ पे सर्कुलर ने क्लेरिफाई किया कि एयरलाइंस आर नॉट प्रोवाइडिंग एयरपोर्ट सर्विसेज, एयरपोर्ट अथॉरिटीज आर प्रोवाइडिंग एयरपोर्ट सर्विसेज, जिसके लिए वो लोग पैसेंजर सर्विस फी और यूजर डेवलपमेंट फी ले रहे हैं। तो बिल में वो देखना जो टिकट होता है उसमें अलग से लिखा जाता है चार्जेस, क्लियर। तो सर एयरलाइंस के लिए ये जो एक्सपेंसेस जो कस्टमर से वो रिकवर कर रहे हैं दोज आर जस्ट पेइंग एज अ प्योर एजेंट, वो कस्टमर से हमसे लेकर किसको दे रहे हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी को दे रहे हैं, तो दे आर जस्ट एक्टिंग एज अ प्योर एजेंट ऑफ द पैसेंजर्स। सर वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा। हाँ सर एयरलाइंस क्या करता है बेटा, कलेक्शन चार्जेस, एक भाई पैसेंजर से वो यूजर डेवलपमेंट फी पैसेंजर डेवलपमेंट फी ले रहे हैं ना बेटा, ये क्लियर। तो सर एयरलाइंस ने क्या किया, एयरपोर्ट अथॉरिटी को बोला कि साहब हम आपसे 5 रुपये 10 रुपये पर पैसेंजर लेंगे, क्योंकि हम ये पैसा कलेक्ट करके आपको दे रहे हैं ना, ये काम कर रहे हैं। तो पैसेंजर सॉरी जो एयरलाइंस जो एयरपोर्ट अथॉरिटी से कलेक्शन चार्जेस ले रही, दैट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई प्रोवाइडेड बाय एयरलाइंस टू एयरपोर्ट अथॉरिटी, उस पर जीएसटी लगेगा। पर सर यूजर डेवलपमेंट फी और पैसेंजर सर्विस फी दीज चार्जेस आर चार्ज बाय एयरपोर्ट अथॉरिटीज, उस पर जीएसटी पे करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, एयरपोर्ट अथॉरिटी के लिए, सर एयरलाइंस की नहीं है। एयरलाइंस की वैल्यू सप्लाई का ये पार्ट नहीं बनेगा, दे आर जस्ट एक्टिंग एज अ प्योर एजेंट ऑफ द पैसेंजर्स, क्लियर डन। सरकार रूल नंबर 34 बोलता है कि रेट ऑफ एक्सचेंज, सर अगर फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन हुआ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हो फॉर एग्जांपल, तो वैल्यू तो आईएनआर में निकालना पड़ेगा, तो रेट ऑफ एक्सचेंज कौन सा लेंगे सर, इन केस ऑफ गुड्स सीबीआईसी का रेट ऑफ एक्सचेंज लेंगे जो कस्टम के लिए नोटिफाई करते हैं, पर किस दिन का, जिस दिन टाइम ऑफ सप्लाई था उस दिन का। सर्विसेज में सर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से जो रेट ऑफ एक्सचेंज निकलता है वो लेंगे, किस दिन का, जिस दिन टाइम ऑफ सप्लाई था उस दिन का बच्चा। सर रूल नंबर 35 बोलता है क्या, कभी भी वैल्यू अगर इंक्लूसिव जीएसटी है, क्या है वैल्यू बेटा, इंक्लूसिव जीएसटी बेटा, तो क्या करना पड़ेगा, रिवर्स कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, एंड सर अकॉर्डिंगली वैल्यू सप्लाई का अमाउंट निकलेगा बेटा। भारत माता की जय, क्लियर। इसी के साथ वैल्यू भी खत्म होता है। अब सर क्या लिखा है यहाँ पे देखो सर आपके लिए, जब दुनिया को लगेगा कि नामुमकिन है, सर कई बार आपको लोग कहते होंगे अरे इससे ना हो पाएगा, वही मौका होता है कुछ कर दिखाने का सर, और वो कुछ कर दिखाने का मौका आपको जो मिला है ये इसको छोड़ने का नहीं, और ये कुछ कर दिखाने वाला काम आप ही कर सकते हो। हम लोग आपको मदद कर सकते हैं, हम लोग आपको गाइड कर सकते हैं, हम लोग आपको हेल्प कर सकते हैं, पर अल्टीमेटली सर वी आर द कोच, यू आर द प्लेयर। हमारी जीत तभी होगी जब आप खेलोगे अच्छे से, और अगर आपने खेल लिया तो सर जीत हमारी पक्की है। ऑल द बेस्ट, माहौल जबरदस्त शानदार, पढ़ते रहिए, मस्त होकर पढ़िए, खुश होकर पढ़िए, विच इज मोर इंपॉर्टेंट। ऑल द बेस्ट, लव यू लॉट। मिलते हैं अगले चैप्टर के टाइम, अगले चैप्टर के लिए बेटा, बाय बाय माहौल।